पिछले क्लास में आप लोग को हमने पढ़ाए थे इलेक्ट्रॉनिक्स कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एटम। उसमें हमने पढ़ाए थे आप लोग को इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के विषय। याद होगा आप लोग को हमने समझाए थे एब्सोल्यूट मास के विषय में, रिलेटिव मास के विषय में, एब्सोल्यूट चार्ज के विषय में, रिलेटिव चार्ज के विषय में। हमने सिंपली रटाए थे क्लास में कि अगर एब्सोल्यूट की बात करते हैं तो एब्सोल्यूट का मतलब होता है उसका जो अपना मास होगा उसको एब्सोल्यूट कहते हैं। अगर एब्सोल्यूट चार्ज की बात करते हैं तो जो किसी बॉडी का खुद का चार्ज होता है उसको हम एब्सोल्यूट चार्ज के नाम से जानते हैं। लेकिन अगर रिलेटिव मास की बात करें तो आपको ध्यान में ये रखना है कि रिलेटिव मास या रिलेटिव चार्ज जब भी हम स्टडी करते हैं तो किसी न किसी के रिस्पेक्ट में। अब आपके मन में एक क्वेश्चन जनरेट होगा कि हम किसके रिस्पेक्ट में करते हैं इसका स्टडी। तो आपको ध्यान में रखना होगा कि रिलेटिव मास हो या रिलेटिव चार्ज हो, या तो रिलेटिव मास हो या रिलेटिव चार्ज हो, हम जब भी रिलेटिव टर्म का स्टडी करेंगे तो विथ रिस्पेक्ट टू प्रोटॉन। किसके रिस्पेक्ट में? प्रोटॉन के रिस्पेक्ट में। ध्यान में रखना है इस वर्ड को, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए। कि जैसे कोई पूछ देता है कि ये रिलेटिव मास क्या है, तो याद रखिएगा जब भी हम रिलेटिव मास की बात करते हैं तो रिलेटिव मास या तो हम प्रोटॉन के जब भी पढ़ेंगे तो विथ रिस्पेक्ट टू प्रोटॉन, जैसे चार्ज भी पढ़ेंगे तो विथ रिस्पेक्ट टू प्रोटॉन और मास भी पढ़ेंगे तो विथ रिस्पेक्ट टू प्रोटॉन। अब आपके मन में उठेगा ये चार्ज है क्या? तो सबसे पहले चार्ज को समझने के लिए आपको मास को समझना होगा। जैसे आप जानते हैं मास के विषय में कि कोई भी पार्टिकल अगर यूनिवर्स में एग्जिस्ट करते हैं तो उसका कुछ न कुछ मास होता है। उसी तरीका से अगर कोई भी पार्टिकल कहीं पे भी कोई एग्जिस्ट करता है तो निश्चित उसमें कुछ न कुछ चार्ज हो। अब आपके मन में उठेगा कि हर एक बॉडी का कुछ न कुछ चार्ज होता है, तो बिल्कुल हर एक बॉडी में कुछ न कुछ चार्ज होता ही होता है। तो फिर आप कहिएगा कि ये न्यूट्रल बॉडी क्यों कहलाते हैं? तो समझ लीजिए इस वर्ड को भी। न्यूट्रल अगर कोई बॉडी है इसका मतलब ये हुआ कि जितना उसके पास पॉजिटिव चार्ज है उतना ही उसके पास नेगेटिव चार्ज है। अगर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का अमाउंट इक्वल हो जाता है तो हम कहते हैं कि बॉडी कैसा है? न्यूट्रल है। तो सिंपल आपको समझना होगा चार्ज के विषय में कि किसी भी पार्टिकल का ये भी एक फंडामेंटल प्रॉपर्टीज है लाइक मास। जैसे अगर कोई भी पार्टिकल यूनिवर्स में एग्जिस्ट करते हैं तो उसका कुछ न कुछ मास होगा ही होगा। उसी तरीका से अगर कोई भी पार्टिकल यूनिवर्स में एग्जिस्ट करते हैं तो उसमें भी कुछ न कुछ चार्ज होगा ही होगा। अगर मान लीजिए उस पे हो सकता है पॉजिटिव चार्ज हो या नेगेटिव चार्ज हो, अगर उस बॉडी के अंदर में जितने पॉजिटिव अमाउंट का चार्ज है उतना ही नेगेटिव अमाउंट का चार्ज होता है तो बॉडी कैसा हो जाता है? न्यूट्रल बॉडी हो जाता है। तो हमने चार्ज का एक डिफिनेशन लिखे हैं जिसको आप लोग को ध्यान में रखना है। चार्ज का डिफिनेशन सुनिएगा, समझिएगा, इसको बहुत इंपॉर्टेंट है। इट इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। ये किसी भी मैटर का इंट्रिंसिक प्रॉपर्टीज है। ये जब भी प्रोड्यूस होता है तो ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर एक बॉडी से दूसरे बॉडी पे होता है तो वहां पे चार्ज डेवलप होता है। तो समझ में आ गया आप लोग को कि चार्ज क्या है? हमने सिंपल डिफिनेशन लिखे हैं। इट इज एन intrinsic properties of matter which produce due to transfer of the electron from one body to another body। अगर किसी एक बॉडी से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर दूसरे बॉडी में होता है तो वहां पे निश्चित चार्ज
आपका चार्ज डेवलप होता है। इसको सभी लोग लिख लेंगे नोट करके अच्छा से, क्योंकि ये आपका थ्योरेटिकल पॉइंट है, इसको रटा हुआ होना चाहिए सभी को। इसको आप लोग फेयर पे लिख लेंगे और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा आप लोग, और उसके बाद लाइक भी करते चले जाएंगे, क्योंकि सभी को जानकारी हो जाए कि क्लास 12 का चालू हो चुका है। अब इसके बाद आप लोग को हम बताएंगे इसमें कि कैसे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है। तो सबसे पहले समझिए कि इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर कैसे होता है। जैसे मान लीजिए कोई एक बॉडी है, एक स्फेरिकल बॉडी है, ये समझना है इसको। ये एक स्फेरिकल बॉडी है, ये भी एक स्फेरिकल बॉडी है। दोनों कैसा बॉडी है? स्फेरिकल बॉडी। ये बॉडी हो गया आपका 1 और ये बॉडी हो गया 2। अभी ये दोनों बॉडी न्यूट्रल बॉडी है। अब अगर ये बॉडी न्यूट्रल बॉडी है, अब समझिएगा आप लोग कि मान लीजिए हम अभी यहाँ पे इनिशियली बोथ बॉडीज आर न्यूट्रल। इनिशियली दोनों बॉडी न्यूट्रल है। मान लीजिए यहां से इलेक्ट्रॉन, वन बॉडी से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर सेकेंड बॉडी में होता है। तो अगर मान लीजिए यहां से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है, वन बॉडी से इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा है? मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन इसमें गए। जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ वन बॉडी से दूसरे बॉडी में, तो समझिएगा इस, अब ये बॉडी 1 हो गया, तो यहां पे कौन सा चार्ज अपीयर होगा? निगेटिव चार्ज। और अगर यहां पे बॉडी 2 है तो बॉडी 2 है। अब देखिए हमने लिखे हैं यहां पे कि इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर वन बॉडी से दूसरे बॉडी में हो रहा है। यहां पे देख रहे हैं एरो, एरो का मतलब हो गया कि इलेक्ट्रॉन किधर से किधर जा रहा है? 1 से 2 के तरफ जा रहा है। इलेक्ट्रॉन किधर से किधर जा रहा है? 1 से 2 के तरफ जा रहा है। तो अब आपको समझना होगा कि इलेक्ट्रॉन अगर वन बॉडी से दूसरे बॉडी में गया तो क्या इफेक्ट पड़ेगा इस बॉडी पे। तो समझिएगा, अगर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर जिस किसी बॉडी से दूसरे बॉडी में होता है, तो आपको पता है, हमने पिछले क्लास में रटाए कि इलेक्ट्रॉन का कुछ न कुछ तो मास होता है। तो अगर मान लीजिए यहाँ पे जहां से निकलेगा वहां पे कौन सा चार्ज अपीयर होगा? पॉजिटिव चार्ज। और जहां पे जाएगा वहां पे कौन सा चार्ज अपीयर होगा? नेगेटिव चार्ज। अब आपके मन में दूसरा क्वेश्चन जनरेट होगा कि मान लीजिए इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर वन बॉडी से दूसरे बॉडी में हो गया, तो यहाँ पे चार्ज निगेटिव चार्ज हो गया और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज हो गया, क्योंकि आपको ये सेट कर देना है दिमाग में कि जिस बॉडी से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं वहाँ पे ऑलवेज पॉजिटिव चार्ज प्रोड्यूस होता है, और जहाँ पे जाता है वहाँ पे निगेटिव चार्ज प्रोड्यूस होता है। तो अब क्वेश्चन मन में उठता होगा कि क्या मास पे भी कोई इफेक्ट पड़ता है? तो बिल्कुल यहाँ पे मास पे भी इफेक्ट पड़ता है। ध्यान में रखें कि अगर इलेक्ट्रॉन वन बॉडी से दूसरे बॉडी में जाते हैं, तो जिस किसी बॉडी पे इलेक्ट्रॉन मान लीजिए एक्युमुलेट होगा, इकट्ठा होगा, वहां का मास धीरे धीरे स्लाइट इंक्रीज करते हैं। तो इसीलिए हम लोग लिखते हैं यहाँ पे, मास के विषय में लिख देंगे, इनिशियल टाइम में दोनों ही बॉडी का मास इक्वल है, क्योंकि दोनों स्फेरिकल बॉडी है, मास इक्वल है। अगर इलेक्ट्रॉन वन बॉडी से सेकेंड बॉडी पे गया है तो मास जो है सेकेंड बॉडी का निश्चित स्लाइट इंक्रीज करेगा। देखिए, व्हेन इलेक्ट्रॉन इज
transfer from one body to another body. जैसे वन बॉडी हो गया बॉडी फर्स्ट, अनदर बॉडी हो गया बॉडी सेकेंड. When electron is transferred from one body to another body, the mass one body, first body to second लिख दीजिए, अच्छा होगा. फर्स्ट बॉडी 1 to body 2, बॉडी 1 to body 2. अनदर में आप लोगों को कंफ्यूजन हो सकता है. बॉडी 1 to body 2 कर दीजिएगा. When electron is transferred from body 1 to body 2, the mass of body 2 is slightly increased. तो क्लियर कंसेप्ट हो गया कि अगर इलेक्ट्रॉन एक बॉडी से दूसरे बॉडी में जाता है तो जिस किसी बॉडी में इलेक्ट्रॉन जाएगा वहां पे मास में जो है स्लाइटली इंक्रीमेंट होगा. अब आपके मन में उठेगा क्वेश्चन कि क्या प्रोटॉन भी एक बॉडी से दूसरे बॉडी में जा सकता है? कभी. अब आपके मन में क्वेश्चन ये भी उठेगा कि मान लीजिए चार्ज दो तरह के होते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज होता है, दूसरा नेगेटिव चार्ज होता है. पॉजिटिव चार्ज का मतलब हो गया इलेक्ट्रॉन और नेगेटिव चार्ज का मतलब हो गया इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव चार्ज का मतलब हो गया प्रोटॉन. तो जब इलेक्ट्रॉन एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर होता है तो प्रोटॉन क्यों नहीं ट्रांसफर होगा? ये क्वेश्चन हो सकता है, कोई थ्योरेटिकली आप लोग से पूछ सकता है. तो इसको भी समझना होगा. अब आपको हम ये समझा देते हैं, तो ध्यान में इस वर्ड को आप लोग रखिएगा कि इलेक्ट्रॉन एक बॉडी से दूसरे बॉडी में जाएगा तो मास जिस किसी बॉडी पे पहुंचेगा उसका मास इंक्रीज करेगा और जहां से निकलेगा उसका मास डिक्रीज करेगा. अब देखिए, जैसे आप लोग जानते हैं एटम के विषय में, यहां पे ये न्यूक्लियस होता है और इसके राउंड में इलेक्ट्रॉन घूमते रहता है. ये इलेक्ट्रॉन है, ये राउंड में घूमते रहता है. अब आपको ये पहले से पता है, केमिस्ट्री वाले सब भी पढ़ाए, हम भी बेसिक में बताए थे कि यहाँ पे ये टाइटली बाउंडेड होता है क्योंकि प्रोटॉन न्यूक्लियस के पास है. न्यूक्लियस का साइज भी बहुत छोटा होता है और न्यूक्लियस के नियर होने के वजह से ये टाइटली बाउंडेड होते हैं. लेकिन इलेक्ट्रॉन जो है उसके बाहरी सरफेस पे होता है, तो निश्चित है जब बाहरी सरफेस पे होगा तो उसको इजेक्ट कराना आसान होगा. लेकिन यहाँ से प्रोटॉन को इजेक्शन कराने के लिए आपको लार्ज अमाउंट में फोर्स लगाना होगा. इसीलिए आप ध्यान में रखेंगे कि इलेक्ट्रॉन का ही हम सिर्फ ट्रांसफर करा सकते हैं, प्रोटॉन का कभी भी ट्रांसफर नहीं हो सकता है. क्लियर हो गया कंसेप्ट? इलेक्ट्रॉन का ही सिर्फ ट्रांसफर होगा वन बॉडी टू अनदर बॉडी, प्रोटॉन कभी भी नहीं ट्रांसफर होगा. वजह यही है कि प्रोटॉन जो है वह न्यूक्लियस के पास होता है, वह टाइटली बाउंडेड होते हैं. इलेक्ट्रॉन उसके राउंड में घूमते रहता है. इलेक्ट्रॉन को हटाने के लिए लो अमाउंट का फोर्स लगाते हैं तो हट जाता है, लेकिन प्रोटॉन को हटाने के लिए लार्ज अमाउंट ऑफ फोर्स लगाना होगा. इसलिए आपको ध्यान में ये रखना है कि जब भी ट्रांसफर होगा एक बॉडी से दूसरे बॉडी में तो सिर्फ क्या जाएगा? इलेक्ट्रॉन जाएगा. तो ये पॉइंट क्लियर हो गया कि जब भी किसी एक बॉडी से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर दूसरे बॉडी में
होता है तो वहाँ पे याद रखिएगा कि जिस बॉडी से अदर बॉडी में जाएगा, जहाँ से निकलेगा वहाँ मास डिक्रीज होगा, स्लाइट डिक्रीज करता है, और जहाँ पे जाता है वहाँ मास स्लाइट इंक्रीज करता है। तो यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है। अब आपके मन में आएगा कि चार्ज, जैसे मान लीजिए कोई भी दो बॉडी है, दो चार्ज है आपके पास, एक -20 कूलम। सबसे पहले चार्ज का यूनिट भी जान लीजिए, यूनिट ऑफ चार्ज, यूनिट ऑफ चार्ज, यूनिट ऑफ चार्ज। देखिए इसका दो यूनिट होता है, एक तो कूलम होता है जिसको C से रिप्रेजेंट करते हैं, दूसरा होता है एम्पियर। जैसे देखिए I बराबर होता है Q/T, तो Q बराबर IT हो गया तो एम्पियर सेकेंड, दूसरा यूनिट हो गया एम्पियर सेकेंड। एक CGS यूनिट भी होता है इसका, जो कि ये बोर्ड में बराबर क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ESU, ये बराबर क्वेश्चन बोर्ड में पूछा जाता है। ESU इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट ESU। तो 1 कूलम का वैल्यू होता है 3 × 10⁹ ESU। ये याद रखिएगा आप लोग, उसका ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि 1 कूलम बराबर क्या होता है, तो याद रखिएगा 3 × 10⁹ ESU। तो आपको क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट। चार्ज का यूनिट कूलम होता है और इसका दूसरा यूनिट एम्पियर सेकेंड होता है। इसका CGS यूनिट ESU होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, और 1 कूलम का वैल्यू होता है 3 × 10⁹ ESU। अब आपके मन में उठेगा क्वेश्चन कि जैसे मान लीजिए हम चार्ज की बात कर रहे थे, देखिए समझिएगा इस चीज को, ये CGS यूनिट रख जाइएगा आप लोग, पूछता है बराबर क्वेश्चन CGS यूनिट से। आपके पास दो चार्ज है, मान लीजिए Q1 का वैल्यू दे दिया है मान लीजिए -30 कूलम, और Q2 का वैल्यू मान लीजिए 20 कूलम। तो ये अगर मान लीजिए यहाँ पे Q1 Q2 का वैल्यू दिया हुआ है, तो जब भी हम इसको कंपेयर करेंगे, चार्ज को कंपेयर करना है, तो कंपेयर करने के लिए हमें मैग्नीट्यूड का यूज करना होगा। जैसे Q1 का मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो 30 कूलम होगा, और Q2 का मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो 20 कूलम होगा। तो यहाँ पे कोई पूछेगा कि कौन बड़ा होता है, तो याद रखिएगा Q1 का मैग्नीट्यूड ऑलवेज ग्रेटर होगा Q2 से। Q1 का मैग्नीट्यूड हमेशा ग्रेटर होगा किससे? Q2 से, क्योंकि जब भी हम चार्ज को कंपेयर करते हैं तो कंपेयर करने के लिए हमें ध्यान में यही रखना होता है कि मैग्नीट्यूड यानी मॉडुलस का यूज करना होता है। किसका? मॉडुलस यानी मैग्नीट्यूड का। प्लस माइनस से कोई इफेक्ट नहीं है, प्लस सिर्फ इंडिकेट करता है कि यहाँ पे प्रोटॉन ज्यादा है, और माइनस इंडिकेट करता है कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। अगर कहीं पे भी इस तरह का सिचुएशन डेवलप हो प्लस और माइनस चार्ज का, तो ध्यान में यही रखिएगा, जहाँ प्लस चार्ज है इसका मतलब वहाँ प्रोटॉन का संख्या ज़्यादा है, जहाँ पे माइनस चार्ज है वहाँ पे इलेक्ट्रॉन का संख्या क्या है? ज़्यादा है। इसीलिए हम लोग प्लस माइनस को कंपेयर करते हैं। फिर देखिए चार्ज का कुछ प्रॉपर्टीज होता है। चार्ज बॉडी अट्रैक्ट भी करते हैं और रिपेल भी करते हैं। ये चार्ज बॉडी कैन अट्रैक्ट और रिपेल।
and another body, another charge body। चार्ज जब दो डिसिमिलर चार्ज होते हैं तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है। एक सिंपल एग्जांपल, जैसे प्लस प्लस चार्ज, चाहे माइनस माइनस चार्ज हो, या तो दो पॉजिटिव चार्ज हो या दो निगेटिव चार्ज है, नेचर सिमिलर है, तो निश्चित एक दूसरे को क्या करेगा, हमेशा रिपेल करेगा, दूर करने का कोशिश करेगा। एक सिंपल लॉजिकली हम आप लोग को एक एग्जांपल बता रहे हैं। जैसे मान लीजिए आप कभी सफर करते हैं ट्रेन से, तो मान लीजिए एक बर्थ पे 5-6 आदमी बैठे हुए हैं, आप लोग बच्चे हैं अभी, कोई दूसरा आपका दोस्त आ गया, बोला भाई साहब थोड़ा बैठने दीजिए, तो आप सिंपली कहिएगा देखते नहीं हो क्या 5-6 आदमी हम पहले से बैठे हो, तुम्हारे पास जगह नहीं है, यहाँ नहीं बैठे नहीं। लेकिन कोई गर्ल्स मान लीजिए निगेटिव पोल आ गया, तो आप उसको सीधे कहते आइए आइए पहले बैठ जाइए, आप लोग अपने में थोड़ा सा में ही बैठेंगे, उसको भी बैठा लीजिएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ नीचे ऐसा होता है कि अगर सिमिलर चार्ज है तो रिपेल कर दिया, लेकिन जैसे ही डिसिमिलर चार्ज हुआ एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लिया। तो सिंपली याद रखिएगा कि चाहे दोनों पॉजिटिव चार्ज हो चाहे दोनों नेगेटिव चार्ज हो, निश्चित दोनों के बीच में ऑलवेज रिपल्सन ही होगा। लेकिन एक पॉजिटिव चार्ज है दूसरा नेगेटिव चार्ज है, तो निश्चित उस दोनों के बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। अब हमने लास्ट में लिखे हैं कि चार्ज स्केलर क्वांटिटी होता है और ये अवे करता है एल्जेब्रिक मैथमेटिक्स। कैसा? एल्जेब्रिक मैथमेटिक्स। ये सिंपल चीज है एल्जेब्रा। जैसे अगर हम लोग किसी चीज को जोड़ते हैं तो वेक्टर के अनुसार जोड़ते हैं तो उसमें रिजल्टेंट खोजना होता है, लेकिन एल्जेब्रा के अनुसार जोड़ते हैं तो सिंपल, जैसे मान लीजिए आपके पास 10 माइक्रोकूलम चार्ज है और किसी के पास -20 माइक्रोकूलम है, दोनों को जोड़ देते हैं तो नेट कितना होगा, -10 माइक्रोकूलम। तो जो हम लोग सिंपली जोड़ते हैं, जो सिंपल भाषा में जोड़ा जाता है, उसी को किसके नाम से जानते हैं, एल्जेब्रिक सम। क्लियर हो गया? अब आपके मन में उठेगा क्वेश्चन कि एल्जेब्रिक सम तो क्लियर हो गया हम लोग को, जैसे एक सिंपल हम बता देते हैं। मान लीजिए हमारे पास 1 बॉडी है, एक बॉडी ये है, इसका वैल्यू मान लीजिए 14 माइक्रोकूलम है, और दूसरा बॉडी है ये -50 माइक्रोकूलम। अगर नेट चार्ज की बात करें अगर Q1 Q2, तो ये Q1 Q2 जो कर रहे हैं हम लोग, इसी को एल्जेब्रिक सम कहते हैं। कौन सा सम? एल्जेब्रिक। अगर इसको देखते हैं हम लोग तो -10 माइक्रोकूलम हो गया। तो ये जो -10 माइक्रोकूलम हो गया तो यही इसका सम हो गया। तो सिंपली याद रखिएगा, जब हम दो चार्ज को जोड़ते हैं तो किसके अनुसार जोड़ते हैं, एल्जेब्रा के अनुसार। अब आपके मन में उठेगा कि यहाँ माइक्रोकूलम क्या है। तो देखिए कूलम जो है वह चार्ज का एक बड़ा सा यूनिट है, लेकिन माइक्रो, पीको, नैनो ये सब उसका एक छोटा सा पार्ट है। क्योंकि हमें छोटे छोटे यहाँ पे जो भी टर्म्स के विषय में पढ़ना है, छोटा सा चार्ज के विषय में पढ़ना है, इसीलिए पूरे फिजिक्स में जब भी चार्ज की बात करते हैं या तो माइक्रो में रहता है या पीको में रहता है या नैनो में रहता है। इसलिए आप लोग ये भी याद रखिएगा कि 1 माइक्रोकूलम बराबर 1 × 10⁻⁻6 कूलम। फिर 1 नैनोकूलम का मतलब 1 × 10⁻⁻9 कूलम, और 1 पिकोकूलम का मतलब 1 × 10⁻⁻12 कूलम। तो याद रखिएगा इसको भी। माइक्रो हो गया तो -6 हो गया, नैनो हो गया तो -9, पिको हो गया तो -12। तो ये आपका छोटा सा यूनिट है किसका, चार्ज का। तो ये था आपका चार्ज के विषय में। जैसे हमें ये भी समझना होगा चार्ज में कि जैसे मान लीजिए चार्ज डिपेंड करता है, जैसे मास का जो वेरिएशन होता है। देखिए इसको भी क्लियर कर देते हैं कॉन्सेप्ट। ये रिलेटिविटी थ्योरी से आया हुआ ये कॉन्सेप्ट है। m बराबर आप लोग को हम पढ़ाए भी हैं, m बराबर होता है m0 √
1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर। यहाँ पे रिलेटिविटी थ्योरी कहता है कि m बराबर m नट अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर। अब आपके मन में आएगा ये क्या है, तो इसको रेस्ट मास कहते हैं। कौन सा मास कहते हैं इसको? रेस्ट मास। अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में रहता है तो वहां पे जो भी मास होगा उसको रेस्ट मास के नाम से जानते हैं। ये हो गया मास ऑफ द बॉडी, मास ऑफ द बॉडी, मास ऑफ द बॉडी। एम नट हो गया आपका रेस्ट मास। एम नट क्या हो गया? रेस्ट मास। यानी जब कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में रहता है वहां पे जो भी मास होगा उसको रेस्ट मास के नाम से जानते हैं। एम हो गया मास ऑफ बॉडी, ये है स्पीड, किसी भी पार्टिकल का स्पीड, और ये है सी स्क्वायर लाइट का स्पीड, जो कि आप जानते हैं 3 × 10⁹ मीटर, 3 × 8 मीटर पर सेकेंड। अब समझना होगा, जिसे मान लीजिए आपके मन में उठेगा कि मेरा आपका सभी का एक मास होता है। जब हम लोग का सभी का एक मास है जैसे कोई भी बॉडी है उसका निश्चित कुछ न कुछ तो मास होगा ही ना। तो आपके मन में एक क्वेश्चन उठेगा कि मान लीजिए हम लोग का एक मास है, जब हम चलेंगे तो क्या मेरा मास बढ़ेगा? मन में उठता होगा क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ ये दिख रहा है आपको कि m बराबर मास ऑफ बॉडी लिखे हैं m नट अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर। तो मान लीजिए आप मोटरसाइकिल से चलते हैं, कार से चलते हैं, ट्रेन से चलते हैं, बस से चलते हैं, तो क्या आपका स्पीड हो सकता है? क्या कितना हो सकता है? बहुत होगा तो मान लीजिए 200 मीटर पर सेकेंड। तो 200 मीटर पर सेकेंड बहुत ही स्मॉलर है किसके रिस्पेक्ट में? स्पीड ऑफ लाइट के रिस्पेक्ट। जब ये बहुत छोटा है नीचे बहुत बड़ा है तो नेट वैल्यू क्या हो जाएगा? 0। जब नेट वैल्यू 0 हो जाएगा तो यहाँ पे सिर्फ क्या होगा? 1 होगा। तो क्या मास पे कोई इफेक्ट पड़ा? नहीं पड़ा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई भी अगर कोई भी पार्टिकल, जैसे हम आप जो भी हैं, अगर वह किसी भी वेलोसिटी से चलता है तो उसके मास पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे जितने भी पार्टिकल एग्जिस्ट करते हैं सभी का लिमिट होता है वेलोसिटी। लेकिन अब आपके मन में उठेगा क्वेश्चन कि जैसे इलेक्ट्रॉन हो गया, प्रोटॉन हो गया, ये सब जब चलते हैं तो इसका वेलोसिटी 10⁶ मीटर पर सेकेंड होता है। अब मान लीजिए 10⁶ बहुत कम नहीं है 10⁸ के रिस्पेक्ट में, उसको आप निगलेक्ट नहीं कर सकते हैं। ऊपर में मान लीजिए 10⁶ है, नीचे में 10⁸ है, तो यहाँ पे नीचे का वैल्यू ज्यादा हो गया, ऊपर का वैल्यू कम हो गया, तो नेट वैल्यू 1 से कम हो गया। 1 में से अगर किसी को घटाते हैं थोड़ा सा, मान लीजिए इसका वैल्यू 0.5 हो गया तो इसका वैल्यू 1 से कम होगा। 1 से कम नीचे में हुआ तो नेट वैल्यू बढ़ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल मोशन में रहता है तो निश्चित उसका मास क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। पॉइंट क्लियर हो गया? अगर नोट करके लिख लीजिएगा आप लोग, कोई भी चार्ज पार्टिकल अगर मोशन में होते हैं तो चार्ज पार्टिकल का मास ऑलवेज इंक्रीज करता है। ये रिलेटिविटी थ्योरी है। रिलेटिविटी थ्योरी यही है कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल जिसका वेलोसिटी थोड़ा ज्यादा हो, 10⁶, 10⁻⁷, लाइट के बराबर कभी भी किसी का वेलोसिटी नहीं हो सकता। लाइट से हमेशा किसी पार्टिकल का वेलोसिटी कम ही होता है। तो यहाँ पे हम लिख भी देते हैं नोट करके, अगर कोई चार्ज पार्टिकल एनी चार्ज पार्टिकल are in
motion, then the mass of the particle of the charged particle is increased। ये भी ध्यान में रखना है कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल मोशन में होता है तो निश्चित उस चार्ज पार्टिकल का मास क्या होता है, इंक्रीज होता है। पॉइंट क्लियर हो गया कि अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल क्या रहेगा, मोशन में रहेगा तो निश्चित उसका मास इंक्रीज होता है। ये रिलेटिविटी थ्योरी है। ये रिलेटिविटी थ्योरी यही कहता है कि m बराबर m0 अंडर रूट 1 माइनस v स्क्वायर बाय c स्क्वायर। ये m0 जो है ये इनिशियल मास है। जैसे ही चार्ज पार्टिकल मोशन में होगा निश्चित इसका मास क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। तो आज हम इतना ही पढ़ाएंगे आप लोग को, अगले क्लास में चर्चा किया जाएगा इससे ज़्यादा। तीसरा लेक्चर होगा, ये बेसिक चार्ज का कॉन्सेप्ट है। सभी लोग को आप लोग इन्फॉर्म करिए कि क्लास चालू हो गया है। जब सभी बच्चे जुड़ जाएंगे 12th के जितने भी हैं तो हम लाइव क्लास स्टार्ट करेंगे। आप लोग के लिए थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। आप लोग से बार बार हम यही रिक्वेस्ट करते हैं कि सभी लोग आप लोग YouTube पे जा कर के गुड लक फिश क्लासेस पटना को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। उसके बाद उसको लाइक भी कर दीजिएगा और बेल बटन दबा करके ऑल कर दीजिएगा, ताकि जितना भी क्लास हुआ है सभी लेक्चर आप लोग को आसानी से मिल सके। और आप लोग भी अपने दोस्त के बीच में ये इंफॉर्मेशन दे देंगे कि क्लास चल रहा है। जैसे आज ही कुछ बच्चे फ़ोन किए थे, क्या सर क्लास चालू नहीं हुआ है? क्लास तो अभी 5-6 हो चुका है बाबू। आप लोग से यही बार बार हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जिनके पास अभी तक इंफॉर्मेशन नहीं गया है उनको आप लोग भी इंफॉर्म करिए, क्योंकि ये त्रासदी का समय है। अभी इसमें क्या किससे हम लोग बात करेंगे, क्योंकि हमारे पास सभी का डाटा अवेलेबल नहीं है, जिसके वजह से हम लोग भी किसी को कॉल नहीं कर पा रहे हैं। हम भी गांव में फंसे हुए हैं, आप लोग भी अपने अपने गांव में हैं, जहां पे भी हैं सुरक्षित रहे और बार बार एक एक चीज़ को देखते रहे, पढ़ें, क्योंकि ये वक्त जो है चैलेंजिंग वक्त है। इसमें जितना ज़्यादा मेहनत करेंगे उतना आगे बढ़ेंगे। इसी के साथ आज का क्लास यहीं ख़त्म किया जाता है। आप लोग आगे के लिए अगले क्लास में पढ़ें।